Hello and welcome to another episode of नमस्कार और इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप इस शो में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। साथ ही आप YouTube सदस्य बनने, संरक्षक बनने या विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से थोड़ी सी राशि दान करने पर भी विचार कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के मैं आज रात के हमारे अतिथि राजदूत चार्ल्स फ्रीमैन का स्वागत करना चाहता हूँ। राजदूत फ्रीमैन एक सेवानिवृत्त अमेरिकी राजनयिक और लेखक हैं। राजदूत फ्रीमैन, इंडिया एंड द ग्लोबल लेफ्ट में आपका दोबारा स्वागत है। Freeman, welcome back to India and Global Left. Going to Sujit to Gadavith. The American and the Iranian अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों ने पहले ही पाकिस्तानी मध्यस्थों से मुलाकात कर ली है। आगे बढ़ने से पहले क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि आपके अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम किस वजह से हुआ? between the US and Iran. Well, I think basically the problem in the खैर, मेरा मानना है कि बातचीत में जो समस्या सामने आई वही असल में बताती है कि क्या हुआ। ईरान जानता है कि उसने युद्ध नहीं जीता, लेकिन ये भी जानता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने युद्ध हार दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ये स्वीकार नहीं करता कि उसे पराजित किया गया है। ट्रंप प्रशासन में ऐसे लोग भरे हुए हैं जो मूर्खतापूर्वक ये मानते हैं कि युद्ध का परिणाम इस बात से तय होता है कि आप कितने बम गिराते हैं, न कि इस बात से कि सैन्य दबाव को राजनीतिक परिणाम में कैसे बदला जाता है। इसलिए दोनों पक्ष इस्लामाबाद में हैं, लेकिन उनके विचार नहीं मिल रहे। वे इस बात पर भी सहमत नहीं हो पा रहे कि वे किस बात पर सहमत हुए थे। यही मूल समस्या है। लेकिन अगर आप थोड़ा पीछे हटकर देखें तो बात काश थी। But if you stand back a bit, I mean, it's quite clear Iran has achieved some of its objectives. ईरान ने अपने कुछ उद्देश्यों को हासिल कर लिया है। उसे प्रतिबंधों में राहत मिली है। युद्ध शुरू होने के बाद से उसने तेल से अपनी आय दोगुनी कर ली है, जो कि अपेक्षा के विपरीत है। It's now selling oil for अब वह तेल को 10 या $19 प्रति बैरल के हिसाब से बेच रहा है, जबकि युद्ध से पहले वह इसे विश्व मूल्य से कम, लगभग $47 या उससे कम पर बेचता था। तो ये एक उद्देश्य पूरा हुआ। दूसरा यह है कि उसने अपने धैर्य और कठिनाइयों को सहने की क्षमता के माध्यम से ये दिखाया है कि वह अपनी स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए बहुत ऊंची कीमत चुकाने को तैयार है। और तीसरा, उसने होर्मुज जलमरूमध्य पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ऐसी चीज जिसके बारे में ईरानी राष्ट्रवादी बात तो करते थे। Whereas वास्तव में कभी हो तो इसका आचार स्कोर्ड कॉन्मिटिंग talked about, but never really seriously contemplated, and it is in effect operating a toll road through. असल में यह होर्मुज जलमरूमध्य के माध्यम से एक टोल रोड चला रहा है, जहां यह लगभग $2 मिलियन डॉलर में नहीं बल्कि चीनी मुद्रा या क्रिप्टो करेंसी में वसूल रहा है उन जहाज़ों से जिन्हें यह जलमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने का निर्णय करता है। यह पारगमन केवल उन देशों या जहाज़ों तक सीमित है जो ईरान के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है, या जिनका माल ऐसे देशों से आता है या वहां जा रहा है जो ईरान के मित्र हैं। दूसरे शब्दों में, ईरान ये तय कर रहा है कि अपने दोस्तों को गुजरने दे, लेकिन अपने दुश्मनों को नहीं। इसने पूरी दुनिया को, विशेष रूप से क्षेत्र के देशों को, एक कठिन स्थिति में डाल दिया है। अब उन्हें आर्थिक रूप से जीवित रहने के लिए ईरान को खुश रखना होगा। यही कारण है कि हम देखते हैं कि दक्षिण कोरिया और जापान तेहरान के सामने झुक रहे हैं, कि वे फारस की खबर इतनी न्यू थर्ड because they're so dependent on Persian Gulf oil. We see countries like हम देखते हैं कि भारत और तुर्की जैसे देश, और निश्चित रूप से चीन, ने ईरानियों के साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने, शुल्क चुकाने और आगे बढ़ने के लिए समझौते कर लिए हैं। ये सब काफ़ी अच्छी तरह चल रहा था जब तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ धमकियों का विस्फोट नहीं किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे ईरान वार्ता की मेज पर आया। मुझे नहीं लगता कि ये सही है, लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया और युद्ध विराम समझौता, या यूं कहें कि दिखावटी युद्ध विराम समझौता सामने आया, क्योंकि ये वास्तव में युद्ध विराम नहीं है बल्कि केवल लड़ाई में एक ठहराव है, तो इसे एक वास्तविक युद्ध विराम में बदला जा सकता था
अगर इस्लामाबाद में चल रही वार्ताओं के पक्ष गंभीर होते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे समझौता करने के लिए तैयार हैं। खैर, अब जलदमरूमध्य मूल रूप से बंद हो चुका है। The strait is essentially shut down now, and there have been many. और कई बार सहायक क्षति के उदाहरण सामने आए हैं। मेरा मानना है कि इससे सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक भारत रहा है, जिसने रूसी तेल पर मिलने वाली छूट खो दी है। बेशक अब युद्ध के परिणामस्वरूप रूस के तेल निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन भारत को तेल के लिए बहुत ऊंची कीमत चुकानी पड़ रही है, चाहे वह फारस की खाड़ी से हो या रूस से। और बाकी दुनिया भी जल्द ही एक झटके का सामना करने वाली है, क्योंकि वे जहाज जो इस्राएल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 8 फरवरी को इस युद्ध की शुरुआत से पहले खाड़ी से रवाना हुए थे, अब अपना माल उतार रहे हैं। उसके बाद उनके पीछे कोई और मालवाहक जहाज नहीं आएंगे। तो हम तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं, जो अभी लगभग $100 प्रति बैरल हैं, और बहुत कम समय में शायद $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। To maybe $200 a barrel in fairly short order. All of this is to go back to who won. ये सब इस बात पर आकर टिकता है कि कौन जीता, कौन हारा, और वे इस्लामाबाद में क्यों हैं। अमेरिकी पक्ष में मध्यावधि चुनाव आने वाले हैं, भले ही ट्रंप ने उन्हें प्रभावित करने या रोकने की कोशिश की हो। पेट्रोल पंप पर गैसोलीन की कीमत अमेरिकी मतदाताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ट्रंप की लोकप्रियता गिर रही है। सच कहें तो यही एक चीज है जिसकी उन्हें परवाह है, घरेलू राजनीतिक पहलू। ईरानी पक्ष में ये केवल कल्पना की जा सकती है कि संसद के अध्यक्ष अल-अरीबाफ को इस्लामाबाद लाने में सरकार के भीतर कितनी तीखी बहसें हुई होंगी। कठोरपंथी सत्ता में है। उनका सवाल है, हमें इससे क्या मिलेगा? हमें फिर से उन लोगों से क्यों निपटना चाहिए जो धोखेबाज, अयोग्य, नौसिखिए और किसी समझौते को पूरा करने में असमर्थ माने जाते हैं, जैसे स्टीवन विटकॉफ और जैरेड कुशनर। मेरे विचार में वे इस्लामाबाद में J.D. Vance रूप से इसी रगतियां तब बुजुर्ग सिंह जरा थ्रोकिंग उस पर ट्रंप को रिपोर्ट खुद था। इस समय दुनिया में केवल ट्रंप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो उन दोनों पर भरोसा करते हैं। वास्तव में ईरान के विदेश मंत्री आरागची ने संयुक्त राज्य अमेरिका से अनुरोध किया था कि उन्हें न भेजा जाए क्योंकि वे विषैले हैं। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि यदि यहाँ किसी व्यापक समाधान की तलाश की जाए तो वह संभवतः ईरान और खाड़ी अरब देशों के बीच तैयार किया जाएगा। सिर्फ ओमान नहीं, जो पहले से ही ईरान के साथ होर्मुज जलदमरूमध्य के संयुक्त प्रबंधन में शामिल है, बल्कि अन्य देश भी। इजराइल इस व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, लेकिन वास्तव में Tursim Islamabad to Witkopf और Schnern gemeinsam sind es galt ihnen tief bevor it tormordet hier Israelitien Israeli zu vergeword. And who will tend to Israeli interests. Who is not there? Saudi Arabia, Egypt. कौन वहाँ नहीं है? सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की, ये 3 देश जिन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक चीनी शांति प्रस्ताव या सिद्धांतों के समूह को आगे बढ़ाया, और जिन्होंने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बीजिंग जाने और उनके मध्यस्थता प्रयासों का समर्थन किया। अब तक जैसा कि हम जानते हैं, बस इतना ही हुआ है कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की है। वे सीधे तौर पर मिलने नहीं जा रहे हैं, और मैं पाकिस्तान को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दोनों पक्षों की स्थितियों के बीच कोई समान आधार है। तो मैं यहीं रुकता हूं। मैंने अभी तक लेबनान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन रुकने से पहले अगर अनुमति हो तो मैं खीलूं। ईरान के लिए लेबनान का महत्व निश्चित है। The importance of Lebanon to Iran is twofold. First, of course, Iran has been the traditional protector. सबसे पहले निश्चित रूप से ईरान पारंपरिक रूप से लेबनान का संरक्षक और हिजबुल्लाह का प्रायोजक या समर्थक रहा है। एक ऐसा आंदोलन जो न्यू में इजरायली आक्रमण और कब्जे के विरोध से उत्पन्न हुआ था। इसलिए ईरान लेबनान को इजरायली आक्रामकता के खिलाफ समर्थन देने के लिए जो कुछ भी कर सकता है, करने के लिए बहुत इच्छुक है।
लेकिन दूसरा कारण और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ईरान ने लेबनान के खिलाफ इजरायली आक्रामकता को दो दृष्टिकोणों से देखा है। पहला, ये युद्ध विराम को नष्ट करने का एक स्पष्ट प्रयास है। इजरायल युद्ध विराम नहीं चाहता, इजरायल ईरान को नष्ट करना चाहता है। दूसरा, और ईरानियों के लिए अधिक महत्वपूर्ण, ये इस बात की परीक्षा है कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका वास्तव में इजरायल को नियंत्रित कर सकता है। It's a test of whether the United States can, in fact, rein Israel in. And it appears that ऐसा प्रतीत होता है कि व्हाइट हाउस इस युद्ध से बाहर निकलने के लिए इतना उत्सुक है कि उन्होंने दो काम किए। they did two things. पहला, अपने इरादे और उद्देश्य की गंभीरता का प्रतीक दिखाने के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को इस्लामाबाद भेजा, और दूसरा, इजरायल पर लेबनान में जारी आक्रमण और घुसपैठ को रोकने का दबाव डाला, जो वैसे अब भी जारी है। Of Lebanon. वाशिंगटन में लेबनानी सरकार और इजरायलियों के बीच किसी प्रकार की बैठक होने की बात कही जा रही है, लेकिन लेबनानी सरकार अपने ही घर की मालिक नहीं है और इजरायल की मांग के अनुसार हिजबुल्लाह को निरस्तर करने की उसकी कोई शक्ति नहीं है। वास्तव में ये बहुत असामान्य होगा कि हिजबुल्लाह को निरस्त्र किया जाए, जबकि इजरायल लेबनान के एक हिस्से पर आक्रमण कर उसे अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा हो। हिजबुल्लाह ऐसा नहीं करेगा और लेबनानी सरकार उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इसलिए वाशिंगटन में होने वाली तथाकथित वार्ताएं केवल एक और दिखावटी कार्य हैं कि सफलता की कोई संभावना नहीं है। मुझे इस बात को लेकर बहुत निराशावाद है कि यह पीक कैसे समाप्त होगा, इसलिए मैं यहीं रुकता हूं कि मैं काफी लंबा बोल चुका हूं। So I will end there as having gone on quite a bit. You mentioned about the lack of common आपने ground, दोनों पक्षों के बीच समान आधार की कमी का जिक्र किया था। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पेश किए गए इस फेंस बिंदु प्रस्ताव के बारे में सोच रहा था, जिसे यूं कहें तो ईरान पर अमेरिकी अधिकतमवादी मांगों के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। दूसरी ओर ईरानी पक्ष का डेस बिंदु प्रस्ताव है, जो निश्चित रूप से बहुत तर्कसंगत है, जैसे प्रतिबंधों को समाप्त करना, स्थायी शांति स्थापित करना और एनपीटी के तहत संवर्धन का अधिकार। लेकिन अमेरिकी ठिकानों को समाप्त करने जैसी मांगों को तथाकथित रूप से ईरानी अधिकतमवादी रुख के रूप में देखा जा सकता है। quote unquote Iranian maximalist demands. The very fact that Trump अब ये तथ्य कि ट्रंप ने 10 बिंदुओं के आधार पर वार्ता शुरू करने के लिए सहमति दी है, ये दर्शाता है कि वे किसी हद तक युद्ध विराम या कम से कम युद्ध के अंत के लिए बेताब हैं। बेशक लोगों को ये पूछना चाहिए कि क्या ये वास्तव में युद्ध विराम और एक समझौते तक पहुंचने का ईमानदार प्रयास है, या फिर ये सिर्फ एक और छलावा है ताकि वे फिर से संगठित होकर नया हमला शुरू कर सकें। खासकर पिछले साल जून से अब तक जो हमने देखा है उसे ध्यान में रखते हुए। आपका क्या विचार है? क्या अमेरिकी प्रशासन वास्तव में युद्ध समाप्त करना चाहता है या ये सिर्फ एक और छलावा है? end of the war, or is it just another bluff? No, I think the administration. नहीं, मेरा मानना है कि प्रशासन इस युद्ध को समाप्त करने के लिए निश्चित रूप से बेताब है। उन्होंने सोचा था कि ये एक अंदर बाहर 4 दिन का अभियान होगा। उन्होंने तरह तरह की बातें कल्पना की, जिनके बारे में उनकी अपनी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें बताया था कि वे गलत हैं। उनकी सेना ने भी उन्हें बताया था कि वे गलत हैं, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ गए। इसलिए मुझे लगता है कि इन वार्ताओं को समझने का तरीका यह है कि ये युद्ध के बाद का युद्ध है, यानी युद्ध अभी भी जारी है, लेकिन अब ये इस्लामाबाद में बैठकों के रूप में हो रहा है, कम से कम फिलहाल के लिए। आप जानते हैं, क्लॉजविज ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि युद्ध नीति की निरंतरता है जो सैन्य साधनों से की जाती है। मैं कहूंगा कि इस समय कूटनीति युद्ध की निरंतरता है जो भाषण और तर्क के माध्यम से की जा रही है। तो असली सवाल यह नहीं है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत युद्ध को समाप्त करेगी या नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं होगा। युद्ध जारी रहेगा। असली सवाल यह है कि क्या युद्ध फिर से मिसाइलों की बौछार और इसी तरह की कार्रवाइयों के साथ शुरू होगा। यानी क्या यह अब वास्तविक युद्ध में बदल जाएगा। आप जानते हैं,
जाहिर तौर पर ईरान के पास अब भी इस्तेमाल करने योग्य मिसाइलों का अच्छा खासा भंडार बचा हुआ है। उनके पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल की अवरोधन क्षमता लगभग समाप्त हो चुकी है। तो हम एक अजीब स्थिति में हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्रहार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पक्ष उन प्रहारों से बचाव नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में आमतौर पर जो होता है वह उस चीज पर निर्भर करता है जिसे मैं उत्साह का संतुलन कहता हूं, यानी युद्ध में दांव पर लगे उद्देश्यों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी है। हमने इस उत्साह के संतुलन को वियतनाम में काम करते हुए देखा था, जहां देश को पुनः एकीकृत करने के लिए वियतनामी लोगों की गंभीरता संयुक्त राज्य अमेरिका की उस प्रक्रिया को रोकने की इच्छा से कहीं तो यहां भी उत्साह संतुलन स्पष्ट रूप से ईरान के पक्ष में है। और ये किसी न किसी मायने में महत्वपूर्ण होना चाहिए इस पूरे मामले में जो अप्रत्याशित रेल है, क्योंकि इजराइल का उद्देश्य जैसा कि वह लेबनान में दिखा रहा है एक ग्रेटर इजराइल स्थापित करना है। इसका मुख्य वास्तव में एकमात्र वास्तविक बाधा ईरान रहा है। ईरान को नष्ट करने का इजराइल का संकल्प सीधे तौर पर उसके अपने भविष्य के दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है, और बेंजामिन नेतन्याहू इतिहास में उस व्यक्ति के रूप में दर्ज होना चाहते हैं जिसने ग्रेटर इजराइल को अस्तित्व में लाया। ग्रेटर इजराइल की सबसे विस्तृत परिकल्पना में यह निश्चित रूप से यूफ्रेट्स और नील नदियों के बीच का पूरा क्षेत्र है, अर्थात इराक, सीरिया, लेबनान, सऊदी अरब और मिस्र के कुछ हिस्से, सारी जॉर्डन, सभी ज़ायोनिज्म के नियंत्रण। इजनाक जीसस खैब होगा ये इजराइल का एक विवेक वित्सस्तों बना हुआ अब हम इजराइल में जनमत सर्वेक्षण देख रहे हैं जो ये संकेत देते हैं कि कई इजरायली इस युद्ध से तंग आ चुके हैं। शुरुआत में लगभग 80% इजरायली इसका समर्थन कर रहे थे, और अब यह घटकर लगभग 50% रह गया है। श्री नेतन्याहू कभी भी सभी वर्गों में लोकप्रिय नहीं रहे, और यह बहुत संभव है कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप शासन परिवर्तन हो, ईरान में नहीं बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं के बीच अपनी सत्ता और वैधता खो रहे हैं, और बेंजामिन नेतन्याहू अंततः इजराइल में चुनावों में हार का सामना करेंगे। बेशक हमें यह नहीं पता कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि नेतन्याहू के आसपास के लोग मूल रूप से फांसीवादी उग्रवादी हैं, धार्मिक उग्रवादी। वैसे इस युद्ध का एक और दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से अपमान होना रहा है। The complete trashing of international law. And we have seen that the further evidence. और हमने इसका और सबूत ब्रिटेन के चागोस द्वीप समूह के फैसले पर किए गए समझौते में देखा है, जिसे मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन वास्तव में यह ब्रिटिश सरकार का एक निर्णय था जो कानूनी तर्क और न्यायिक दबाव से प्रेरित था, जिन दोनों को अब ब्रिटेन ने नजरअंदाज कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून की यही हालत है। इस संदर्भ में यह विडंबना है कि अमेरिकी प्रवक्ता ईरान के होर्मुज जलदमरूमध्य पर नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून अब केवल एक दिखावा बनकर रह गया है, जिसे जब वो आपके पक्ष में हो, लेकिन आप या फिर खुलेआम इसका उल्लंघन not just ignore, violate at will. If the Trump administration is desperate to end, अगर ट्रंप प्रशासन कम से कम युद्ध के गतिशील हिस्से को समाप्त करने के लिए बेताब है, और मैं ये भेद आपके कहे अनुसार कर रहा हूँ, उस युद्ध के बीच जो इतने लंबे समय से चल रहा है और उसके गतिशील हिस्से के बीच, तो सवाल उठता है संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध क्या है। जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे ऐसा लगा कि इजराइल में समग्र रूप से भावना अब भी युद्ध के पक्ष में है,
आपने कहा कि ये 35% तक गिर गई है। मैंने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। क्या उस रिपोर्ट में कहा गया है कि 50% लोग युद्ध नहीं चाहते, या ये कि 50% लोग सिर्फ नेतन्याहू के युद्ध संचालन के तरीके को पसंद नहीं करते? क्या आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं? लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप ट्रंप प्रशासन और इजराइल के जायोनिस्टों या इजराइल लॉबी, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के जायोनिस्ट भी शामिल है, के बीच भविष्य के संबंधों को कैसे देखते हैं? or the Israel lobby, which includes the Zionists in the United States going forward? Well, I would characterize the U.S. Israeli खैर, मैं वर्तमान में अमेरिका इजराइल संबंधों को ऐसे विवाह के रूप में वर्णित करूंगा जिसमें दोनों पक्ष इस बंधन को जारी रखने की बजाय तलाक को प्राथमिकता देंगे। लेकिन कई कारण हैं जिनकी वजह से ये आसान नहीं है। इजरायली पक्ष में बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल को एक तरह के स्पार्टा में बदलने की बात की है, एक सैन्यीकृत समाज जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता के बंधनों को तोड़ चुका है। इसका मतलब है कि वह समझते हैं कि अब उन्हें अमेरिका का सुनिश्चित समर्थन नहीं है, भले ही उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त हो। अमेरिकी पक्ष में सब कुछ वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है, कई कारणों से। बेशक उनके पास लगभग स्नायु अमेरिकी मतदाताओं का एक आधार है जो उनके व्यक्तित्व पंथ के अनुयायी हैं और जिनके लिए खितवल सकते से for whom he can do no wrong. So he has तो उसके पास उस समूह की निष्ठा पर आधारित एक समर्थन है जो उसे महाभियोग या किसी अन्य तरीके से पद से हटाए जाने से बचाता है। लेकिन इजराइल के साथ व्यवहार करते समय उसके सामने दो समस्याएं हैं। पहली तो ये कि उसके मुख्य दानदाता धनी जायनिस्ट हैं, यानी उसकी राजनीतिक निरंतरता जायनिस्ट दाता वर्ग पर निर्भर है। लेकिन दूसरी और शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्पष्ट रूप से एप्स्टीन फाइलों में कुछ ऐसा है जिसका उपयोग उसे ब्लैकमेल करने के लिए है, इसलिए वह वास्तव में कोई कदम नहीं उठा सकता। मुझे पता है कि उसकी पत्नी मेलानिया ने एप्स्टीन फाइल के मुद्दे पर उससे दूरी बना ली है और वहाँ to the extent that Donald Trump's base is जहां तक डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन आधार इंजील ईसाई है, एप्स्टीन के साथ उन्होंने जो किया है या जिसके बारे में अफवाहें हैं कि उन्होंने किया है, उसके खुलासे उनके लिए राजनीतिक रूप से काफी विनाशकारी साबित हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि वे दानदाताओं और एप्स्टीन से जुड़ी इस कांड दोनों के बीच फंसे हुए हैं, और इसका मतलब है कि ये अलगाव निकट भविष्य में होने वाला नहीं है। I wanted to froze ask for you. a moment. आप कुछ पल के लिए रुक गए थे। हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, आज मेरा सिग्नल डाउन था, लेकिन अब लगता है कि ये फिर से काम कर रहा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। खैर, मुझे पता था जब आप आगे बढ़िए। हाँ, बोलिए। ठीक है। राजदूत फ्रीमैन, मैं आपसे उस लेख के बारे में पूछना चाहता था जो मैंने आज सुबह स्लोर द न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ा, जिसे शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रॉबर्ट पापे ने लिखा है। उनका तर्क है कि इस युद्ध ने ईरान को 4 प्रमुख शक्तियों में से एक में बदल दिया है। उनका कहना है कि जलदमरूमय पर नियंत्रण ईरान को दुनिया के 20% तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रभाव डालने की क्षमता देगा, और अगर इसे रूस के अन्य % तेल और गैस तथा चीन की उन्हें उपभोग करने की क्षमता के साथ जोड़ा जाए, तो ये पश्चिम से आने वाले आर्थिक व्यापार और अन्य शक्ति के एक बड़े हिस्से को दरकिनार कर देगा। इस तर्क पर आपका क्या जवाब है? What is your response to that line of argument? Well, I don't agree with him that Iran is. खैर, मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि ईरान, चीन, अमेरिका, रूसी संघ और संभावित रूप से भारत की तरह एक महान शक्ति के रूप में उभरा है। मेरा मतलब है, मैं ऐसा नहीं देखता। हालांकि मेरा मानना है कि ये उस चीज का उदाहरण है जिसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, यानी उभरता हुआ बहुस्तरीय वैश्विक ढांचा, और ये उसी तरह दिखाता है जैसे दुर्लभ खनिजों पर चीन के नियंत्रण का उदाहरण दिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों या भौगोलिक स्थिति पर नियंत्रण के आधार पर रक्षा की शक्ति कितनी प्रभावशाली हो सकती है।
तो ये सच है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि उनकी बात में गंभीरता है। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, लोग ईरान के पास झुककर जा रहे हैं, अपनी ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने के लिए समझौते करने की कोशिश कर रहे हैं, और ईरान के पास ये क्षमता है कि वो तय कर सके कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ रहेंगी या गिरावट की ओर जाएंगी। तो हमने देखा है कि उदाहरण के लिए स्पेन ने तेहरान में एक दूतावास स्थापित किया है, ये स्पष्ट रूप से समझते हुए कि दुनिया बदल चुकी है। आप जानते हैं, स्पेन के प्रधानमंत्री बीजिंग 4 बार जा चुके हैं, मेरा ख्याल है, और फिर से जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ईरान से भी संपर्क किया है। फ्रांसीसियों ने भी ऐसा किया है, अन्य देशों ने भी, इतालवी लोगों ने भी। आप जानते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि सिसिली में सिगोनेला बेस, जहां से संयुक्त राज्य अमेरिका भूमध्य सागर में संचालन करता है, उसे इताली कोनाच ने हमें उपयोग करने से मना कर दिया है। तो जो हम देख रहे हैं वो ये है कि शक्ति के संदर्भ में सैन्य नहीं बल्कि सामरिक दृष्टि से हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसी प्राकृतिक संसाधन मार्ग को अवरुद्ध करना वास्तव में एक मध्यम शक्ति वाले देश को एक बहुत बड़ी श्रेणी में सक्षम बना सकता है। एक तरह से हमने ये पहले ही यूक्रेन में देखा है। यूक्रेन को निश्चित रूप से नारो बलों द्वारा समर्थन मिला था, पुनः प्रशिक्षण, पुनः उपकरण और रूस के खिलाफ आर्थिक तथा अन्य सहायता के रूप में। लेकिन सच्चाई यह है कि रूस एक बहुत बड़ा और अधिक शक्तिशाली देश है, फिर भी यूक्रेन उसका सामना करने में सक्षम रहा है। और उसने ये काम ईरान की तरह नहीं बल्कि मूल रूप से एक प्रॉक्सी युद्ध में भाग लेकर किया है। तो जो हम देख रहे हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक बिल्कुल नए पैटर्न का उभरना है। अमेरिकी नौसेना की शक्ति सीमित है, उसे अपनी कमजोरियों के कारण ईरानी मिसाइलों से फास्टर 600 मील दूर रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि उदाहरण के लिए Pommerserier बिसंबिनी क्लॉल अपनी थिक का प्रदर्शन नितनाव तिंकले मुनो विनाश की जिखलिम से Je may go break is simalt cordy in Kustkin. We've also seen a dramatic illustration of the limits of the use of force. There is no way to open the हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को खोलने का एकमात्र तरीका कूटनीति के माध्यम से है, और कुछ देश जैसे आपका अपना देश ने कूटनीति का उपयोग करके इसे कम से कम आंशिक रूप से लंबे समय में खोला है। इसका मतलब है, जैसा कि प्रोफेसर के सिद्धांत पर वापस जाते हुए कहा गया था, कि दुनिया का हर देश जिसे तेल और गैस की कीमतों में दिलचस्पी है, उसे ईरान से निपटना होगा और किसी न किसी तरह। खैर, ईरान के सामने अपनी बात रखनी होगी, चाहे वे इस्लामी गणराज्य की आंतरिक राजनीति के बारे में कुछ भी सोचते हों। तो फिर से मैं इसी पर लौटता हूँ। मुझे लगता है कि ईरान जानता है कि उसने ये युद्ध नहीं जीता है, वह इसे जीतने के लिए वार्ता की मेज पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका यह नहीं समझता कि हमने ये युद्ध हार दिया है। और हम इस भ्रम में हैं कि किसी तरह हमारे पास बहुत प्रभाव है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बेशक मुझे ये कहना होगा कि इस विषय पर दोनों पक्षों की ओर से जो संदेश दिए जा रहे हैं वे घरेलू दर्शकों को ध्यान में रखकर दिए जा रहे हैं। ट्रंप ये साबित करने पर आमादा हैं कि वो एक सख्त व्यक्ति हैं, कि उन्होंने युद्ध जीता, कि ये कोई गलती नहीं थी, और इसी तरह की बातें। मेरा मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लोगों की भोलेपन की सीमा पार हो चुकी है, और वो लोगों को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। ईरानी पक्ष में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, वहां शासन परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि एक कठोर रुख के इर्द गिर्द शासन का सुदृढ़ीकरण हुआ है। और फिर से मेरा मानना है कि अली बाफ का इस्लामाबाद जाना तेहरान की सरकार और धार्मिक प्रतिष्ठान के भीतर काफी विवादास्पद रहा होगा। What would be the impact of this elevation of Iran? ईरान की स्थिति में इस उन्नति का प्रभाव क्या होगा? निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पर, लेकिन और अधिक स्पष्ट रूप से पश्चिम एशिया के स्तर पर।
मैं इस क्षेत्र के कई हिस्सों में घरेलू राष्ट्रवादी राजनीति के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यहाँ विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी आंदोलन या शक्तियाँ रही हैं, और कम से कम सोवियत संघ के पतन के बाद से ये धारणा रही है कि यदि आप किसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन या आशीर्वाद के पात्र बन सकें, तो आप शायद कई अवांछित कारकों से समझौता कर सकते हैं। अब वे चीज़ें पूरी तरह बदल गई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पश्चिम एशिया के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लंबे इतिहास में आपके विचार में इसका घरेलू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? On the domestic politics. In West Asia, Patrick Wedges Israel Suiz Bershek इसराइली रणनीति में फिलिस्तीनियों और अपने आसपास के अन्य लोगों पर प्रत्यक्ष प्रभुत्व शामिल रहा है। इसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल रहा है कि अधिक शक्तिशाली और दूरस्थ देश अमेरिकी संरक्षण में बने रहें और इस प्रकार इसराइल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जा सकें। यह दूसरा तत्व अब खतरे में है क्योंकि इसराइल ने यह समझ लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास अब इच्छा नहीं रह गई है कि वह इस क्षेत्र में पहले की तरह सुरक्षात्मक भूमिका निभाए। इसलिए अमेरिका इसराइल संबंध अब एक अनिश्चित दिशा में बह रहे हैं। सऊदी अरब में, जो एक प्रमुख देश है, मुझे लगता है कि हमने दशकों से देखा है कि सऊदी लोग अपनी विभिन्न पहचानों की कई बार पुष्टि करने की कोशिश करते रहे। वास्तव में कोई सऊदी राष्ट्रवाद नहीं था। सऊदियों ने पैन अरबवादी चुनौतियों का जवाब खुद को धार्मिक रूप में पहचान कर दिया। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रीयता के बजाय इस्लाम की पुष्टि के रूप में। मोहम्मद बिन सलमान, खैर वे कई चरणों से गुजरे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के बारे में है। अब इसे एक धार्मिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में देखा जाता है। और मुझे पता है कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री पहले ही तेहरान में अपने समकक्ष को फोन कर चुके हैं। तो खाड़ी में मेरा मानना है कि होर्मुज़ जलदमरूमध्य पर नियंत्रण खाड़ी के अरबों को कोई और विकल्प नहीं देता, सिवाय इसके कि वे अपने गुस्से और असंतोष को निगलें और लंबे समय में ईरान से शांति स्थापित करें। और इसके लिए उन्हें भू राजनीति में अपनी वैश्विक स्थिति को पुनः समायोजित करना होगा। उन्हें अपने क्षेत्र से अमेरिकी उपस्थिति को कम करना होगा, यदि पूरी तरह हटाना नहीं है, क्योंकि ये ईरानी हमले को आमंत्रित करती है और इस वास्तविकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने ये समझ लिया है कि संयुक्त राज्य न केवल उनकी रक्षा करने की क्षमता से वंचित है, बल्कि ऐसा उखड़ाने की इच्छा भी नहीं रखता। उन्हें वह प्राथमिकता नहीं देते जो वे मानते हैं कि मिलनी चाहिए। और क्या मैं एक और कारक का उल्लेख करूंगा जो कम महत्वपूर्ण नहीं है। हम दो देशों, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, जो मूल रूप से ताकतवर नेताओं के नियंत्रण में हैं। हमारे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के ताकतवर नेता मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि उसे ट्रंप की बात माननी चाहिए। बताया जाता है कि मोहम्मद बिन सलमान ने जवाब में कहा कि वे अब और अमेरिकी हथियार नहीं खरीदेंगे। वह वास्तव में ऐसा कर सकते हैं या नहीं, यह एक अलग मुद्दा है, लेकिन गुस्सा और अविश्वास का स्तर अब तक के उच्चतम बिंदु पर है। हम पहले ही खाड़ी सहयोग परिषद में दरार देख चुके हैं, जहां ओमान ने मूल रूप से ईरान से सहमति जताई है कि जलमार्ग में टोल शुल्क को बांट लिया जाए। हमें ये नहीं पता कि विभाजन क्या है, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि ओमान के पास की खाड़ी में कुछ खदानें बिछाई गई हैं, जिसका मतलब है कि जहाज़ों को ईरान के पास से होकर गुजरना होगा। संभवतः उन्हें इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। अगर आप दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो ईरान के पास खाड़ी के अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने का बड़ा प्रोत्साहन है। इसलिए मुझे लगता है कि तेल के परिवहन को लेकर ईरान और खाड़ी अरब देशों के बीच बातचीत की गुंजाइश है, जो होर्मुज़ जलदमरूमध्य से होकर गुजरता है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि फारस की खाड़ी के वे देश, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका पर अपनी निर्भरता समाप्त कर दी है,
या अब्राहम समझौतों से बाहर हो गए हैं, उन्हें किसी बड़े प्रकार की छूट मिल सकती है। or broken the Abraham Accords, dropped out of them. Or it's even conceivable that the या बात की भी संभावना है कि ईरान ने ओमान को जलडमरूमध्य के संयुक्त प्रबंधन का जो प्रस्ताव दिया है उसे और व्यापक रूप से भी पेश किया जा सकता है। इसलिए यदि जलडमरूमध्य के नियंत्रण का कोई दीर्घकालिक समाधान होना है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में उभरा है, तो उसे स्थानीय स्तर पर तैयार करना होगा। निश्चित रूप से कुछ ऐसे हितधारक भी हैं जो इस वार्ता में सहायता या सहयोग कर सकते हैं जलडमरूमध्य के नियंत्रण पर क्षेत्रीय समझौते की वार्ता में। और मैं चीन, भारत और यूरोप के बारे में सोच रहा हूं, अगर यूरोप वास्तव में एक इकाई के रूप में मौजूद है। मेरा मतलब है, ये इस पर निर्भर करता है कि यूरोप एक सक्रिय पक्ष के रूप में अस्तित्व में है या नहीं। लेकिन उन तीनों देशों, महान बाजारों और समाजों का होरमुज जलडमरूमध्य के प्रबंधन में गहरा हित है। इसलिए ईरान और खाड़ी अरब देशों के बीच संबंध सुधारने का प्रयास किया जाएगा। संभव है कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा अन्य बाहरी शक्तियों का भी समर्थन मिले। देखना होगा आगे क्या होता है। अंततः ईरान की भू राजनीतिक स्थिति के बारे में, जैसा कि आपके अल्मा मेटर शिकागो विश्वविद्यालय के उस विद्वान प्रोफेसर ने कहा, वह सही है। लोग तेहरान की ओर आकर्षित होंगे। तेहरान का वैश्विक प्रभाव अचानक बहुत बढ़ गया है। मुझे नहीं लगता कि इससे वह एक वैश्विक शक्ति बन जाता है, लेकिन यह निश्चित रूप से महत्वहीन भी नहीं है। My final question, Ambassador Freeman, is on मेरा अंतिम प्रश्न राजदूत फ्रीमैन इस सब के संदर्भ में फिलिस्तीन के बारे में है। ये कहना थोड़ा अतिशयोक्ति हो सकता है कि ये सब 27 अक्टूबर को ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड से शुरू हुआ, लेकिन वह एक बहुत बड़ा मोड़ था। जो हम अब देख रहे हैं वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसी से जुड़ा हुआ है। कई फिलिस्तीनी विद्वान कह रहे हैं कि ईरान के साथ युद्ध के कारण फिलिस्तीन को जो ध्यान मिल रहा था वह अब समाप्त हो गया है, और संभवतः यही नेतन्याहू के उस युद्ध को शुरू करने के लक्ष्यों में से एक था। हम अब उतना नहीं सुन रहे हैं, यहाँ तक कि कई वैकल्पिक मीडिया माध्यमों में भी नहीं, मृत्युदंड कानून के बारे में। पिछले कुछ दिनों या हफ्तों में 30 और बस्तियों के विस्तार के बारे में, केवल वेस्ट बैंक ही नहीं बल्कि गाजा पर भी जारी कब्जे के बारे में, और फिलिस्तीनियों की हत्याओं के बारे में। तो मेरा आपसे प्रश्न, इस ईरानी प्रतिरोध का फिलिस्तीन में चल रहे प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? resistance on the resistance in Palestine. Well, West Asian war, the war with खैर, पश्चिम एशिया का युद्ध, ईरान के साथ युद्ध, जो अब पूरे क्षेत्र में काफी फैल चुका है, एक ध्यान भटकाने वाला मुद्दा है जो इस क्षेत्र में अस्थिरता के मूल कारण से ध्यान हटाता है, और वह कारण है इजरायली विस्तारवाद, जातीय सफाया और फिलिस्तीनियों को आत्मनिर्णय के अधिकार से वंचित करना। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि ये युद्ध एप्स्टीन फाइलों से ध्यान हटाने के साथ साथ नेतन्याहू पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और इजरायल के भीतर उनके खिलाफ विरोध से ध्यान भटकाने का एक उपयोगी साधन रहा है। Opposition to him in Israel. He's a wartime prime minister. वह है युद्धकालीन प्रधानमंत्री। वर्ष जैसा कि किसी ने कहा था, वह चर्चिल व चर्चिल बने। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में चर्चिल बारे में सोचा, लेकिन उन्हें गैलीपोली में भूमिका दोहराई। खैर, चूंकि आपने इसका जिक्र किया, यानी इस क्षेत्र को यह समझाने की कोशिश कि वह फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच अनिश्चितकालीन टकराव के साथ रह सकता है, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ और है सिवाय एक अस्थायी दौर के। मेरा मानना है कि अब पूरे अरब जगत ने निश्चित रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे को समाधान की कुंजी के रूप में स्वीकार कर लिया है। Yeah.
absolutely essential. किसी भी शांति के लिए एक बिल्कुल आवश्यक तत्व। संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के प्रति दृष्टिकोण पहले कभी इतने नकारात्मक नहीं रहे जितने अब हैं। इसलिए मेरा मानना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपना प्रभाव खो रहा है। इजरायल ने अपनी स्वीकार्यता खो दी है, सिर्फ वैश्विक स्तर पर ही नहीं बल्कि क्षेत्र में भी। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जिन्होंने यथार्थवादी राजनीति, रियतप्रॉलिकवादी राजनीति अपनाई और इजरायल को मान्यता दी और अब तक उस पर कायम रहे, अब उन्हें जनमत को दबाना कठिन लगेगा। मेरा मतलब है, वहाँ फिलिपिनो लोगों की संख्या कम है और स्थानीय आबादी जनजातीय है और आप जानते हैं शासकों के पीछे खड़ी रहती है। लेकिन उन्हें यथार्थवादी राजनीति के अभ्यासकर्ता होने के नाते इस युद्ध से उत्पन्न भू राजनीतिक और क्षेत्रीय संबंधों के पुनर्संयोजन को स्वीकार करना होगा। मेरा मतलब है, आखिरकार युद्ध अंततः वही चीज है जिसका सहारा तब लिया जाता है जब आप संबंधों या नीतियों को शांतिपूर्ण तरीके से समायोजित नहीं कर सकते। इसलिए युद्ध के परिणामस्वरूप पुनर्व्यवस्थाएं होती हैं, संबंधों, क्षेत्रीय सीमाओं और अन्य चीजों में समायोजन। और तब सवाल ये उठता है, और यही वह बात है जिसका सामना इस्लामाबाद में किया जाता है, या यूं कहें कि वास्तव में उससे बचा जाता है, लेकिन भाषणों में उसका सामना करने का दिखावा किया जाता है। असल सवाल यह है, आप किसी संघर्ष में शामिल पक्षों को उस संघर्ष के परिणामों से कैसे सामंजस्य कराते हैं। और आप जानते हैं, हमने सीखा है, हम में से कई पहले से जानते थे, लेकिन हमें बार बार याद दिलाया गया है कि युद्ध तब तक समाप्त नहीं होते जब तक पराजित पक्ष अपनी हार स्वीकार नहीं करता। इस संदर्भ में कोई भी हार स्वीकार नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि फिलिस्तीनियों ने हार मानी है, और मुझे नहीं लगता कि यह संघर्ष समाप्त होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि अरबों के बारे में आप जानते हैं वहाँ। खैर, मुझे ये कहकर समाप्त करना चाहिए कि जितना भयानक ये सब हुआ है, उससे भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, बेन गवीर अल-अक्सा मस्जिद को उड़ाना चाहता है, उसे नष्ट करना चाहता है, ताकि वहाँ कथित मंदिर को फिर से बनाया जा सके। ऐसी कोई घटना दुनिया के 2 अरब मुसलमानों को उस तरह से उकसा सकती है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। तो इजरायल की अनिश्चितताएं पैदा करता है। और इस समय निश्चित रूप से हमें खुद को यह याद दिलाना होगा कि हमें यह नहीं पता कि 2 सप्ताह के विराम के अंत में ईरान फिर से इजरायल पर बमबारी शुरू करेगा या नहीं, और इसके विपरीत भी। मेरा मानना है कि अमेरिकी और इजरायली पक्ष के लिए सवाल यह है कि हमारा गोला बारूद खत्म होता जा रहा है, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत कमज़ोर करने वाला है, क्योंकि यह हमें ताइवान, कोरिया या यूरोप जैसी जगहों पर किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति का जवाब देने की क्षमता से वंचित करता है। इसलिए वे घटनाएं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप को बेंजामिन नेतन्याहू ने शुरू करने के लिए राजी किया था, अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरह तरह के प्रभाव डाल रही हैं। कुछ की उम्मीद की गई थी, लेकिन अधिकांश की नहीं। जैसा आपने कहा, युद्ध पुनर्संरचना की ओर ले जाता है। मैं पिछले 5 वर्षों के नक्शा निर्माण के बारे में सोच रहा था, और इस दौरान दुनिया भर के कई भू राजनीतिक या राजनीतिक नक्शे युद्धों के कारण फिर से बनाए गए हैं। यहीं पर हम इसे समाप्त करते हैं। राजदूत फ्रीमैन, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चूंकि यह आपकी सुबह है, तो आपके आगे के दिन के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद अध्यापक। नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं और ज्योतिष्मान मिलकर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। पिछले 2 वर्षों में हमने वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के लिए सामग्री तैयार करने की कोशिश की है। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं का साक्षात्कार लिया है। अगर आपको हमारी सामग्री पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक अभिलेखागार तैयार करें, तो मेरी आपसे 2 विनम्र अनुरोध हैं।
कृपया इस उद्देश्य के लिए दान करने पर विचार करें। लिंक नीचे विवरण में दिया गया है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो चिंता न करें, आप हमेशा हमारे वीडियो को अपने साथियों के साथ लाइक और शेयर कर सकते हैं। अंत में सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। Finally, don't forget to hit the subscribe button.